अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैथ्स फेयर एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं MTS 632 के रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। होप सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। MTS 632 का अगर मैं थोड़ा सा इंट्रो दूँ तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो इसका पेपर है वो फाइल से आता है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं फाइल से नहीं आता। तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं और मेरी जो फेलोज़ थी हम लोग फाइल्स प्रिपेयर करके गए थे, लेकिन हमारा पेपर फाइल से नहीं आया था। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बोथ। तो इसका जो पेपर जो कहा जाता है ज़्यादातर आता है लास्ट वाले टॉपिक से, तो हम उस पर भी ज़्यादा फोकस करेंगे। तो मैंने ये क्या किया है कि मैंने मेगा फाइल से कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। मेगा फाइल में जो क्वेश्चन आपको गिवन है वो सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर वाले हैं, तो वो आप खुद भी कर सकते हैं। मैंने ये टोटली हैंड आउट से कुछ आपके ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन उठाए हैं, तो आपने इनको अच्छे से करने हैं। अब मैंने पूरे आपके हैंडआउट्स को अच्छे से रीड किया है। जो मुझे लगा कि ये यहाँ से आपका MCQs बन सकते हैं, मैंने उस पॉइंट को लिखा है। जो मुझे लगा कि आपके सब्जेक्टिव में आने के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये रिपीट भी हो रहा है, या जो हमारे पेपर में आया था, मेरी फेलोज़ के पेपर में आया था, तो मैंने उन सबको लिखा है यहाँ पे और ये नोट्स बनाए हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो है टॉपिक नंबर 51। टॉपिक नंबर 51 से 58 तक ऑलमोस्ट जितने भी हैं वो सारे आपके जस्ट MCQs हैं। उसमें कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके सब्जेक्टिव में आने वाला हो, तो हम उनका भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो आपके 59 से ऑनवर्ड हैं उनसे आपके कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके एग्जांपल्स हैं, तो हम उनको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक नंबर 51 है आपका वो जस्ट MCQs के लिए है, तो इसके देख लेते हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। अ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस दैट एन इज बाउंडेड प्रोवाइडेड दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर R एंड एन इंटीजर n सच दैट Z n लेस देन R फॉर R। अब इसमें आपने जो बात याद रखनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उसमें एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। अब ये वाला आयोटा के साथ जो वाला नंबर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये इमेजिनरी नंबर है। अब ये वाले जो आपके पास थ्योरम है, एक छोटा सा इसको एग्जांपल कह रहे हैं, थ्योरम कह रहे हैं, ये भी आपके MCQs में पूछा जा सकता है कि इफ़ Z n, ये आपके पास एक सीरीज़ है Z n इस कन्वर्जन, ये कब कन्वर्जन सीक्वेंस होता है, जब ये बाउंडेड होता है। तो आपके MCQs में पूछ सकते हैं कोई भी सीक्वेंस जो है वो कब कन्वर्जन सीक्वेंस होता है, जब वो बाउंडेड होता है। तो यहाँ से आपका एक MCQs बन सकता है। नेक्स्ट आपका है काशी सीक्वेंस। काशी सीक्वेंस क्या होता है, Z n इज काशी सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ Z n कन्वर्ज। अब कोई भी आपके पास एक सीरीज़ है या एक सीक्वेंस है, वो कब काशी सीक्वेंस होता है, जब उसमें जो Z n है वो क्या होता है, कन्वर्ज होता है। यहाँ से ये एक MCQs बन सकता है, आपका ये MCQs बन सकता है टॉपिक नंबर 51 से। नेक्स्ट आपके पास है Z n इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y n। इसमें जो x n आपके पास होता है और जो y n होता है, ये दोनों आपके पास क्या है, कन्वर्जेंट हैं। तो आपके पास है जो Z n होगा ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। नेक्स्ट आपके पास है टॉपिक नंबर 52। टॉपिक नंबर 52 में हम लोग डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट सीरीज़ को। इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होता है, Z के इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अप टू सो ऑन Z n। उससे मतलब ये कंटिन्यू है, इसका कोई भी लास्ट वाला नंबर नहीं है। अब इसमें आपने इसको क्या कहना है कि ये कौन सी सीरीज़ है, इनफाइनाइट सीरीज़ है। और इसमें इसकी अकॉर्डिंग हमें एक एग्जांपल दी गई है जो कि है n प्लस आयोटा n का स्क्वायर। अब पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपने n की जगह पे 1 पुट करना है। 1 प्लस आयोटा 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा, देन प्लस 2 प्लस वो यहाँ पे स्क्वायर भी है, सॉरी ऊपर स्क्वायर में मेंशन करना भूल गई। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, 2 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर एंड 3 प्लस 9 आयोटा का स्क्वायर अप टू सो ऑन। नेक्स्ट आपके पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स का। अब ये क्या होता है कि आपके पास Z के ये एक आपके पास सीरीज़ है, सीक्वेंस है, वी डिफाइन सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। अब इसमें जो S1 इक्वल होता है वो Z1 के इक्वल होता है, S2 इक्वल होता है Z1 प्लस Z2 के, सीक्वेंस S3 इक्वल होता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के, एंड Sn इक्वल होता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अप टू सो ऑन Zn के। अब ये क्या है, आपके पास एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस में S इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn। अब इसके बारे में आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्ज करती है, और अगर आपके पास सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ हो तो वो जो सीरीज़ होती है वो कन्वर्ज नहीं करती, उसको डाइवर्ज करना कहते हैं। मीन्स कि अगर आपके पास एक सीरीज़ है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सीरीज़ के लिए आपके पास जो वो क्या करती है, डाइवर्ज करती है। अगर आपके पास सीरीज़ फाइनाइट है, अगर आपके पास ऐसी कोई सीरीज़ है जो इनफाइनाइट नहीं है वो कन्वर्ज करेगी, और जो आपके पास इनफाइनाइट सीरीज है वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो ये भी आपने जस्ट MCQs के लिए इसको याद रखना है, इस यहाँ से आपका कुछ भी सब्जेक्टिव नहीं बन सकता। नेक्स्ट आपके पास एक थ्योरम है, लेट Z n इज इक्वल टू XN प्लस आयोटा YN एंड S इज इक्वल टू U प्लस आयोटा V, देन S इज इक्वल टू U प्लस आयोटा V।
इज इक्वल टू एक्स एन प्लस आयोटा वाई एन। अब देखें यहाँ पे उन्होंने हमें यू एन की वैल्यू भी दी है और वी एन की वैल्यू भी दी है। तो आपने सिंपल क्या करना है, यू एन प्लस आयोटा वाई एन फाइंड आउट करना है। यू एन प्लस आयोटा वाई एन किसके इक्वल होगा, एक्स के प्लस आयोटा वाई के। अब ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, इसमें भी कुछ भी नहीं है जो आके आपके पेपर में आ सके। जस्ट उन्होंने लिखा है कि यू एन प्लस आयोटा वाई एन किसके इक्वल होगा, या आपने पहले ये लिखना है सम ऑफ एक्स के प्लस आयोटा वाई के। नेक्स्ट आपके पास एक सीरीज़ है। आपने एक बात याद रखना है, अगर आपके एमसीक्यूज़ में भी ऐसी कोई सीरीज़ आ जाए जिसके डिनोमिनेटर में वन ओवर मतलब जिसके डिनोमिनेटर में एन स्क्वेयर हो, याद रखना है लिमिट एन अप्रोचेज टू 1 टू इन्फिनिटी। अगर डिनोमिनेटर में ये है एन स्क्वेयर है तो अब वो वाली जो होती है सीरीज़ उसको क्या करती है, कन्वर्ज करती है। अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट एक होता है, अगर वो वाला अप्लाई करें, इसके डिनोमिनेटर में देखें एन स्क्वेयर है, जब ये 1 ओवर एन स्क्वेयर वाली सीरीज़ क्या है, कन्वर्ज करती है हमेशा, तो ये वाली जो सीरीज़ होगी वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो आपने याद रखना जिसके भी डिनोमिनेटर में एन स्क्वेयर आ जाए तो वो सीरीज़ क्या करती है, कन्वर्ज करती है हमेशा। नेक्स्ट आपके पास सम ऑफ सीरीज़ ये है कि जेड एन एंड डब्ल्यू एन दो उन्होंने हमें ये दी हैं। अब इनका जो सम होगा वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अब यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि जेड एन एक सीरीज़ ली है, एक सीक्वेंस लिया है, उसके साथ उन्होंने कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करवाया। अगर ये किसके इक्वल होता है, अगर आप इस सी को स्टार्ट में लिख दें देन आप ये वाला सीक्वेंस लिख दें। मतलब अगर आपके पास दो सीरीज़ हैं आप उनको ऐसे प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपके पास एक सीरीज़ है वो उसके साथ एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उस सी को स्टार्ट में लिख सकते हैं और देन आप ये वाला लिख सकते हैं। तो ये आपके दो एमसीक्यूज़ यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है, एन अप्रोचेज 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस 1 होल पावर एन ओवर एन। यहाँ पे मैं सी की वैल्यू दी गई है 3 प्लस आयोटा और यहाँ पर हमें यहाँ पे सी है, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, यहाँ पे सी है। आपने क्या करना है कि यहाँ पे सी की वैल्यू को पुट करना है। सी की वैल्यू जब आप यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस आयोटा, यहाँ पे देखें ये सी है, ये आपके पास गिवन सीरीज़ है, यहाँ पे 3 प्लस आयोटा को आपने इस सीरीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता है, आपने पहले फर्स्ट नंबर को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, यही मैंने यहाँ पे लिखा। फिर प्लस आयोटा लिखना है आपने, देन आपने फिर यही वाला सीक्वेंस लिखना है। तो ये आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास काशीज़ प्रोडक्ट ऑफ सीरीज़ के काशीज़ प्रोडक्ट ऑफ सीरीज़ क्या होता है, इसमें आपके पास देखें एक सीक्वेंस है सी एन इज इक्वल टू के अप्रोचेज 1 टू एन जेड के डब्ल्यू एन माइनस के। अब आपके पास दो सीरीज़ हैं, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है तो आपने उसको कैसे करना है, जो सी नाट होगा वो इक्वल होगा डब्ल्यू नाट जेड नाट के। अब सी वन पे ज़रा फोकस करें, सी वन में आपने क्या करना है, जेड वन नाट मतलब जेड के साथ 0, डब्ल्यू के साथ 1, देन आपने जेड के साथ 1, डब्ल्यू के साथ 0। मतलब एक को आपने 0 करना है, एक को 1 करना है, सेकंड में आपने उसका 1 करना है और सेकंड वाले को 0 करना है। इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के लिए आपने ये याद रखना है जेड के डब्ल्यू एन माइनस के। अब ये भी आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। अब जो सी एन होगा, सी एन को आप कैसे लिख सकते हैं, सी एन के लिए आपने लिखना है जेड नाट डब्ल्यू, मतलब आपने जेड को 0 से शुरू करना है और जेड को एन तक लेके जाना है। इस तरह आपने डब्ल्यू को एन से स्टार्ट करना है, डब्ल्यू को नाट तक लेके जाना है। मतलब एक को बढ़ाते जाएँ, एक को कम करते जाएँ, एक को बढ़ाते जाएँ, एक को कम करते जाएँ। अब जेड की वैल्यू को आपने इंक्रीज़ करते जाना है, डब्ल्यू की वैल्यू को डिक्रीज़ करते जाना है। यहाँ पर इंक्रीज़ करते जाएंगे जेड एन, यहाँ पर जेड एन हो जाएगा और यहाँ पर डब्ल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने यही रूल बताया कि आपने जेड वन को डब्ल्यू वन के साथ और डब्ल्यू नाट को जेड टू के साथ करना है। इसको कहते हैं काशी प्रोडक्ट। अगर काशी प्रोडक्ट आपके सब्जेक्टिव में शॉर्ट में भी पूछा जाए तो आपने ऐसे लिख के आना है जेड 0 डब्ल्यू 0 प्लस जेड 0 डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू 0 जेड 1। मतलब एक को आपने 0 करना है, सेकंड को 1, फिर आपने सेकंड को 0 करना है, फर्स्ट को 1, देन जेड 0 डब्ल्यू 2 प्लस जेड 1 डब्ल्यू 1 प्लस जेड 2 डब्ल्यू नॉट अप टू सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक सीरीज़ है सी एन। इसमें भी आपने बताना है कि आपने इनका प्रोडक्ट कैसे करना है। पहले आप इसकी जगह लिखेंगे जेड नाट जेड 1 प्लस जेड 2 प्लस जेड 3 अप टू सो ऑन। इसकी जगह इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे डब्ल्यू नाट डब्ल्यू 1 डब्ल्यू 2 डब्ल्यू 3 अप टू सो ऑन। अब आपको पता है आप इनका प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। पहले आपने जेड नाट डब्ल्यू नाट का लेना है, फिर देन आपने क्या करना है, आपने जेड नाट को डब्ल्यू 1 के साथ करना है, फिर आपने जेड 1 को डब्ल्यू नाट के साथ करना है। तो ये वाली क्या है, इसको कहते हैं काशी प्रोडक्ट। नेक्स्ट एक और एमसीक्यूज आ जाता है आपके पास। अब ये क्या है कि आपके पास अगर कोई सीरीज़ है 1 प्लस आयोटा होल पावर एन और यहाँ पे एन अप्रोचेज 1 टू इन्फिनिटी, ये सीरीज़ क्या करेगी, हमेशा डाइवर्ज करेगी। इसको आप अपने माइंड में रखें। अगर इसके रिलेटेड आपका एमसीक्यूज आ जाए तो आपने बताना है कि ये सीरीज़ हमेशा क्या करती है, डाइवर्ज करती है। नेक्स्ट आपके पास एक टेस्ट आ जाता है, जो टेस्ट है कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में क्या है कि आपके पास लिमिट्स हैं एन अप्रोचेज 1 टू इन्फिनिटी एम एन। कंपैरिजन टेस्ट में आपके पास दो होती हैं सीरीज़। ठीक है, आपने बताना होता है अगर उन दोनों सीरीज़ में से आपके पास एक भी कन्वर्ज कर जाए तो हम कहते हैं कि सेकंड भी क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। उसको कहते हैं कंपैरिजन टेस्ट। अब देखें यहाँ पे जेड एन क्या है, लेस देन है एम एन से। अगर यहाँ पे आपके पास ये वाली जो सीरीज़ है एम एन,
MN सीरीज़ अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो इससे पहले आती है ZN। इसका मतलब है कि ZN भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ये हमने कंपैरिजन टेस्ट आई थिंक सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 8 में हमने इनको पढ़ा था। कंपैरिजन टेस्ट, रूट टेस्ट, अप टू सॉन, ये जितने भी थे टेस्ट ये सारे हमने उसी चैप्टर में डिस्कस किए थे। अब अगर MN जो है आप पास कन्वर्ज कर रही है तो इट्स मीन्स कि ये वाली सीरीज़ भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। और अगर ये वाली सीरीज़ डाइवर्ज है तो इसका मतलब है ये वाली सीरीज़ भी डाइवर्जेंट होगी। अब ये एक कंपैरिजन टेस्ट होता है छोटा सा। नेक्स्ट आपके पास जो मेन क्वेश्चन है वो ये है, इसमें जस्ट इतना देखें कि इसके डिनोमिनेटर में n²। अभी मैं आपको बता के आई हूँ कि जो n² जिसके डिनोमिनेटर में आ जाए, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n², ये हमेशा क्या करता है, ये हमेशा कन्वर्ज करता है। जब ये कन्वर्ज करता है तो आपने अभी यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि आपने कंपैरिजन टेस्ट लगाना है। इन दोनों को सेपरेट करें। अब आप बता सकते हैं कि 1/n² यहाँ से क्या है, कन्वर्ज कर रहा है, तो इसमें ये वाली जो सारी वैल्यू होगी वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं बाय कंपैरिजन टेस्ट ये वाली जो सीरीज़ है ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। नेक्स्ट आपके पास है एब्सोल्यूट कन्वर्ज। एक आपके पास सीरीज़ है n अप्रोचेस 1 to इन्फिनिटी ZN। इसको आप कब कहेंगे कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, जब इसके साथ ये मोड आ जाए। मतलब आप अगर आप या आपके MCQs में पूछ सकते हैं ZN, यहाँ पे आपने लगाना है मोड और यहाँ पे n अप्रोचेस 1 to इन्फिनिटी। अब ये क्या करेगा, ये क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्ज है अगर यहाँ पे ये मोड आ जाए। ठीक है, इस मोड से याद रखना है एब्सोल्यूट कन्वर्ज, ये आपके MCQs में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जियोमेट्रिक सीरीज़। जियोमेट्रिक सीरीज़ क्या होता है कि आपके पास कोई भी इनफाइनाइट सीरीज़ है, ये आपके पास सीक्वेंस है, ये सीरीज़ कह लें, इसको आप कब बोलेंगे कि जियोमेट्रिक सीरीज़ है। इसको आप इस फॉर्म में लिखें 1 + z अप टू सोन ZN अप टू सोन, मतलब कि ये इसकी कोई भी लास्ट वाला सीरीज नहीं है। तो आप इसको कह सकते हैं कि जब ZN, ये जो ZN ये कब कन्वर्ज करेगा, जब आपके पास लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी ZN क्या हो, 0 हो। तो ये वाली जो सीरीज़ है ये कब कन्वर्ज करेगी, जब ZN क्या हो, 0 हो। ये यहाँ से आपका MCQs बन रहा है। ये आपके वैसे शॉर्ट में पूछ सकते हैं, तो आपने ये लिखना है कि कन्वर्ज करते हैं, तो इट्स मीन्स ये भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ये आपका MCQs यहाँ से बन रहा है, तो इनको आपने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट आपके पास है डी-एलेम्बर्ट टेस्ट। अब डी-एलेम्बर्ट टेस्ट क्या होता है, इफ़। अब यहाँ पे देखें उन्होंने एक साइन यूज़ किया हुआ था, उस साइन का मैंने यहाँ पे मैं इसका प्रोनाउंस करूँगी एस, क्योंकि मुझे नहीं पता इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं। उन्होंने ऐसा ही कोई साइन यूज़ किया हुआ था, तो मैं इसको एस प्रोनाउंस करूँगी, SN। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सीरीज़। अब डी एलेम्बर्ट टेस्ट क्या होता है, SN + 1/SN। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। कोई भी क्वेश्चन हो अगर आपने उसको इसके थ्रू प्रूव करना है तो आपने याद रखना है कि पहले आपके पास जो सीरीज़ होगी आप वहाँ पे n की जगह SN + 1 पुट करेंगे और डिनोमिनेटर में आप उसी सीरीज़ को लिखेंगे। आप लिमिट्स को अप्लाई करेंगे तो आपके पास कोई भी एक नंबर आएगा। अब वो वाला जो आपके पास नंबर आया है वो अगर ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज़ डाइवर्जेंट है, अगर वो वाला नंबर 1 से लेस देन है देन वो सीरीज़ कन्वर्जेंट है। ठीक है, इसको कहते हैं डी-एलेम्बर्ट टेस्ट। याद रखना है कि आपने एक चीज़ ये याद रखनी है इसमें, SN + 1/SN = L। अगर आपके पास ग्रेटर देन 1 है डाइवर्जेंट है, L लेस देन 1 है तो वो क्या है, कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट आपके पास एक और टेस्ट आ जाता है रूट टेस्ट। रूट टेस्ट क्या होता है, n यहाँ पे लिखते हैं हम लोग x। इसके लिए हमें पहले एक कॉन्सेप्ट लेना होता है लिमिट सुप्रीमियम का एंड इन्फीमियम का, और उससे पहले हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेना है। जस्ट इसको MCQs के लिए देखें, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये डेफिनेशन आपके सब्जेक्टिव में नहीं आती। ये अकोम्युलाइजेशन पॉइंट। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट को आप कब कहते हैं कि वो ये AP, में इसको AP पॉइंट बोल रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, कब आप उसको कहते हैं ये AP है कि जब भी आपके पास एक डिलीटेड नेबरहुड ऑफ Z0 कंटेन एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ S। ये वाला पॉइंट अगर अब आपके MCQ में पूछा जा सकता है कि वो कंटेन करे जस्ट 1 पॉइंट ऑफ S को, या उसके ये डिलीटेड नेबरहुड, ये आपके MCQs में आ सकता है। तो इसमें आपने याद रखना है कि AP में क्या होती है, एक डिलीटेड नेबरहुड होती है Z0 की और एक एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ S। जो Z0 है वो क्या करती है, सिर्फ S के एक पॉइंट को एटलीस्ट मस्ट कंटेन करती है। लिमिट सुप्रीमियम में सिर्फ आपने यह याद रखना है कि जो सुप्रीमियम है इसको आप ऐसे लिखते हैं, सुप्रीमियम T(n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी), और इसमें क्या होता है, स्मॉलेस्ट रियल नंबर यूज़ होता है। स्मॉलेस्ट का आपने ये लफ्ज़ याद रखना है सुप्रीमियम के लिए। और एक ये चीज़ याद रखनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सुप्रीमियम Tn, ये किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। स्मॉलेस्ट ये वाला के सुप्रीमियम Tn किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के। और ये वाला डिलीटेड नेबरहुड 1 पॉइंट ऑफ S। ये कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, यहाँ से आपके MCQs बन सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है रूट टेस्ट। अब रूट टेस्ट क्या होता है, स्पोज सीरीज़। आपने एक सीरीज़ को स्पोज किया, ये मैं फिर से इसको SC प्रोनाउंस करूँगी, SN अप्रोचेस टू 0 to इन्फिनिटी हैज़। अब ये है आपके पास रूट टेस्ट। इसमें क्या होता है, सुप्रीमियम S आपने वो सीरीज़ लिखी, 1/n ऊपर लिखा, अब इक्वल टू उसके पास उसमें भी आपके पास एक नंबर आएगा। अगर वो वाला नंबर जो है वो 1 से लेस देन है तो सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट। यही देखें डी-एलेम्बर्ट टेस्ट में और इस रूट टेस्ट में कोई चेंज नहीं है, जस्ट ये वाला चेंज है
इसमें हम टेस्ट में थोड़ा सा चेंज करेंगे, लेकिन इसकी जो नीचे कंडीशंस हैं ये दोनों की क्या है, सेम है। नेक्स्ट ये वाले कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी आपके एमसीक्यूज में जस्ट पूछे जा सकते हैं। एस एन, अब देखें 1/n ऊपर 1/n लेस देन आर है, तो ये क्या होगा, n इज इक्वल टू n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n। यहाँ पे एस एन, अगर आप इन दोनों साइड पे n को मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला n से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट एस एन बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा आर एन। इसके लिए क्या है, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n है। नेक्स्ट आपके पास एक थ्योरम आ जाता है जस्ट एमसीक्यूज के लिए, इसको देखते हैं। इफ़ z का जो मोड है वो लेस देन 1 है, ठीक है, लेस देन 1 है, देन ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी और कन्वर्ज कहाँ तक करेगी, 1/z-1 तक। आपके पास कोई भी एक सीरीज़ है, ठीक है, उसमें जो z का मोड है वो लेस देन 1 है तो वो सीरीज़ कन्वर्ज करती है, क्योंकि लेस देन 1 है तो वो कन्वर्ज करेगी और वो कहाँ तक कन्वर्ज करेगी, 1/z-1 तक कन्वर्ज करेगी। और अगर वो ग्रेटर देन 1 है देन वो सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। अगर वो 1 के इक्वल है या 1 से ग्रेटर है देन वो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। अगर वो 1 से कम है देन वो कन्वर्ज करेगी और कहाँ तक कन्वर्ज करेगी, 1/z-1 तक। नेक्स्ट आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं जस्ट एमसीक्यूज के लिए, देखें इसको। लिमिट एंड प्रोसेस, अब देखें यहाँ पे r इज़ ग्रेटर देन 1 की बात हो रही है। r इज़ ग्रेटर देन 1 में जो सीरीज़ होगी वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी और इसमें जो एस एन होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट आपके पास है टॉपिक नंबर 59। अब यहाँ से आपके जो कुछ सब्जेक्टिव हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है हम उसको भी डिस्कस करेंगे, कुछ आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव आपका टॉपिक नंबर 59 से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से आपका आ सकता है, ठीक है। तो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी कि जो जो क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज के लिए। टॉपिक नंबर 59 है आपके पास पावर सीरीज़ फंक्शन। इसमें आपके पास देखें एक सीरीज़ आपको गिवन है Cn(z-a) होल पावर n। इसमें जो आपके पास Cn है और a है, दोनों आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। अब आपने इसको कैसे डिफाइन करवाना है, ये क्या है, जब आप इस किसी भी फंक्शन को इस पर डिफाइन करवाते हैं क्या करती है, कन्वर्ज करती है। एमसीक्यूज के लिए याद रखें ये कन्वर्ज करती है। और ये वाला जो है ये आपके शॉर्ट में आ सकता है, वो आपको a की वैल्यू देंगे, वो आपको Cn की वैल्यू देंगे, आपको बोलेंगे कि इसको पावर सीरीज़ फंक्शन में पुट करें। पावर सीरीज़ फंक्शन आपको याद होना चाहिए, तो यहाँ पे जब आपको a की वैल्यू देंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे, Cn की वैल्यू देंगे वो आप यहाँ पे लिख के जस्ट पुटिंग कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। अगर a की वैल्यू 0 है, Cn की वैल्यू 1 है, तो आपने यहाँ पर भी क्या करना है, a की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे जस्ट z बचेगा और यहाँ पे जो 1 है Cn की जगह तो यहाँ पे जस्ट z की पावर n बचेगा। और ये आपको पता है ये क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, अभी हम डिस्कस करके आए हैं। नेक्स्ट आपके पास है n प्रोसेस 1 to infinity Cn(z-a) होल पावर n। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले आप इसकी जगह 0 0 पुट करें, फिर 1 1 पुट करें, फिर 2 2 पुट करें, c की जगह n की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये जहाँ पे 0 यहाँ पे 0 फिर 1 1 अप टू सो ऑन। ये आपके एमसीक्यूज में आएगा। 0 की पावर 0 क्या होता है, हमेशा अनडिफाइन होता है, तो आपने एज एमसीक्यूज इसको अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक नंबर 60 है कि सपोज करना है आपने f(z) इज इक्वल टू Cn(z-a) होल की पावर n। इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस थ्योरम में जस्ट आपने जो याद रखना है वो है कि सीरीज़ कब कन्वर्ज करते हैं, जब आपके पास z किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। जब z इक्वल होगा तब आपके पास जो गिवन सीरीज़ होगी ये वाली, ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट आपके पास रूट टेस्ट आ जाता है। रूट टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में हम इसको नेक्स्ट यूज़ करने वाले हैं। अब इसमें भी आपने ये वाली चीज़ याद रखनी है, जितने भी क्वेश्चंस हैं टेस्ट वगैरह उसमें आपने ये फर्स्ट ये वाला याद रखना है। इसमें यह है कि सुप्रीमियम Sn, यहाँ पे मॉड लगाना है 1/n इज इक्वल टू l। ये वाली चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब हम इनकी एग्जांपल्स करेंगे। अभी जस्ट आप इसको नोट डाउन करते जाएं एमसीक्यूज के लिए। अब ये सीरीज़ कब कन्वर्ज करेगी, एब्सोल्यूट कन्वर्ज, ये कंडीशन सबकी सेम है, ठीक है, इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। जब l जो है 1 से लेस देन होगा एब्सोल्यूटली कन्वर्ज, जब l ग्रेटर देन 1 होगा देन डाइवर्जेंट, जब इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा, जब l की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1 आएगी। ये तीनों कंडीशंस को अपने माइंड में रखना है आप लोगों ने और इसको भी अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट आपके पास एक छोटी सी डेफिनेशन है, आपको वही वाला सीरीज़ गिवन है Cn(z-a) होल पावर n। इसमें आपने क्या करना है, ये जो सीरीज़ है ये ग्रेटर, जैसे ये जो ड्रॉ है ये इसकी बहुत अहम इसका किरदार है, इंपॉर्टेंट रोल है। इसको क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं जो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में करेंगे। याद आपने क्या रखना है, द सिंगल जब z इज इक्वल टू a होता है तब आपके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 हो जाता है। देखें z की जगह आप लोग a रखें, a माइनस a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये 0 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब z की वैल्यू आप लोग a पुट करेंगे। और z माइनस a हमेशा क्या होता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से ग्रेटर होता है। 2-3 पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है और ये वाला आपके एग्जाम्पल्स आपके सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपने करना है फॉर पावर सीरीज फंक्शन f(z) and approaches 1 to infinity Cn(z-a) होल पावर n इफ इट्स रेडियस। अब देखें जितनी भी आपके पास सीरीज़ होंगी उन सीरीज़ में आपके पास ये आएगा रो,
रो को कहते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड आउट करने के आपके पास 3 रूल्स हैं। ये आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को कैसे फाइंड आउट करनी है, कितने मेथड्स हैं। इसके 3 मेथड्स हैं जिनको अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। इन 3 मेथड्स के थ्रू आप लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, रो की वैल्यू, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सब्जेक्टिव के लिए एंड आल्सो फॉर योर सब ऑब्जेक्टिव। काशीज रूट टेस्ट। अब काशीज रूट टेस्ट, काशीज एडमर रूट टेस्ट और डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, इनके नेम भी पूछे जा सकते हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यूज में ये भी पूछा जा सकता है कि कितने टेस्ट हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो आपके पास जो फर्स्ट टेस्ट है काशीज रूट टेस्ट, इसमें जो रो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट है ये इक्वल होता है 1 ओवर लिमिट सी एन, यहाँ पे आपने लिखना है 1 ओवर एन, मतलब आपने पहले सीरीज लिखनी है, उसके आपने पावर लेनी है 1 ओवर एन, यहाँ पे आपने मोड लगाना है। नेक्स्ट काशीज हेडमर रूट टेस्ट, इसमें आपने जस्ट यहाँ पे सुप्रीमियम लगा देना है, बाकी सारी ये वही है काशीज रूट टेस्ट की तरह, बस हेडमर में यहाँ पे सुप्रीमियम आ जाता है। ठीक है। डी एलम्बर्ट टेस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्ट है, इसको करने में मज़ा आता है और ईजी भी आई है कि यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना होता है, सी एन प्लस 1 ओवर सी एन, मतलब जो आपके पास सीरीज गिवन होगी आप पहले उसमें n प्लस 1 वैल्यू पुट करेंगे, n की जगह पे n को रिप्लेस कर देंगे n प्लस 1 के साथ और इसको डिनोमिनेटर में वही आप सीरीज लिख देंगे, देन आप उसको सिंपल स्टेप के साथ सॉल्व करेंगे तो आपका इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो सी होगी उसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू क्या है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, अब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे। डिफरेंट टेस्ट को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करने लगे हैं, इनको नोट डाउन करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करने हैं, सब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ फॉलोइंग सीरीज n प्लस 2 ओवर 3 n प्लस 1 z माइनस, यहाँ पे n है z-4 होल पावर n, इसकी आपने फाइंड आउट करना है कि ये इसका क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है या नहीं है। अब आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे काशीज रूट टेस्ट को अप्लाई करना है। काशीज रूट टेस्ट अभी हमने ऊपर देखा है कि ये होता है काशीज रूट टेस्ट, रो किसके इक्वल होता है 1 ओवर लिमिट सी एन 1 ओवर n। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यही वाला राशि काशीज रूट टेस्ट को आपने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे आपका जो सी एन की वैल्यू है वो है आपके पास ये वाली। ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे सी एन किसके इक्वल है, n प्लस 2 ओवर 3 n प्लस 1 होल की पावर n। अब आपने यहाँ पे देखे सी एन के यहाँ पे होल पावर है 1 ओवर n, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसको 1 ओवर n करने के लिए आप ये वाली जो इसकी वैल्यू है इसका भी क्या करेंगे, 1 ओवर n करेंगे। 1 ओवर n करेंगे तो यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा n प्लस 2 और यहाँ पे बचेगा 3n प्लस 1। अब आपने क्या करना है, यहाँ से n को कॉमन लेना है, जब यहाँ से n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बस 1 बचेगा, यहाँ पे प्लस 2/n, यही मैंने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे 3 को n को कॉमन लेंगे, यहाँ पे 3 प्लस 1 ओवर n बचेगा। अब n की वैल्यू यहाँ पे आपने जो पुट करवानी है वो है इन्फिनिटी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होता है, तो 1 प्लस 2/n 3 प्लस 1 ओवर n में जब यहाँ n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/इन्फिनिटी 0 के 1 प्लस 0 एंड 3 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1/3 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो आंसर आया है वो किसका आया है, सी एन अप्रोचेस टू 1 टू इन्फिनिटी, इसका आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब रो में क्या करना है, आपने 1 ओवर 1/3 यहाँ पे ऐसे वैल्यू लिखनी है। जब आप ऐसे करेंगे तो 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपके पास आ जाएगी 3। तो आपने क्या किया है, यहाँ पे काशीज रूट टेस्ट को अप्लाई करके आपने इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट कर लिया। याद रखिएगा इसकी पावर होल पावर n है, तो हमने वही वाला टेस्ट यहाँ पे अप्लाई किया और यहाँ पे आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 2, इसमें भी आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड आउट करना है। आपके पास सीरीज गिवन है सी एन जेड एन, सी एन में 4z प्लस 5 स्क्वायर जेड की पावर 2 4 3 जेड की पावर 3 अप टू सो ऑन है। अब यहाँ पे आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, अगर आप सिंपल यही वाला टेस्ट अप्लाई करें सी एन होल पावर 1/n, यहाँ पे आप देखें सी एन की कोई आपके पास स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, तो आप यहाँ पे कौन सा टेस्ट, ये वाला काशीज रूट टेस्ट आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। इस सीरीज़ को अपने माइंड में रखिएगा। यहाँ पे आप लोग काशीज रूट टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे आप लोग अप्लाई करेंगे काशीज हेडमर रूट टेस्ट। अब उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपने सुप्रीमियम फाइंड आउट करना होता है, फिर उस सुप्रीमियम पे आप लोगों ने ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी होती है। तो सुप्रीमियम है यहाँ पे 5 की पावर n, यहाँ पे आप लिखेंगे 5 की पावर n, उसका होल पावर करेंगे 1/n, n से n कैंसिल, तो यहाँ पे जस्ट आपका जो आंसर आएगा वो 5 होगा। रो में क्या करना होता है, आपने उसका रेसिप्रोकल लेना है, 1 ओवर करके लिखना है, तो 1 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो 5 है, यहाँ पे जो 1 ओवर 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने हेडमर टेस्ट को अप्लाई किया इस सीरीज़ पे जो आपके पास 5 की पावर n थी, उस पर आपने फिर इसको अप्लाई किया तो आपके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया 1/5। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। ये दोनों एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाली भी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को अच्छे से करना है आपने।
और ये इजी भी है। अब देखें ये वाला जो एग्जांपल है इसमें हम थर्ड टेस्ट को अप्लाई करवाएंगे। 1/n का फैक्टोरियल z की पावर n, ये आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ आपने यहाँ से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है। आपने कौन सा टेस्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। अब 1/n का फैक्टोरियल है, देखें यहाँ पे कोई n का ये, अब मैं अगर आपको एक ट्रिक बताऊँ तो ये 1/n देखें इन दोनों में है 1/n, तो ये वाला टेस्ट आप जस्ट वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिनकी सीरीज़ में पावर n हो, ताकि n और 1/n से ये कैंसिल हो जाए और आपके पास ये जस्ट c की वैल्यू वहाँ पे बचे, ठीक है। और ये जैसे ये देखें ना, यहाँ पे पावर n थी, n से n को कैंसिल किया, यहाँ पर भी पावर n थी, n से n को कैंसिल किया, यहाँ पे जस्ट आपके पास क्या है 1/n का फैक्टोरियल। तो आप यहाँ पे ये वाला फैक्टोरियल वाला ही कोई ऐसा टेस्ट अप्लाई करेंगे, तो ये वाला टेस्ट अप्लाई करें, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, उससे के थ्रू आप इसकी इजीली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें ये एक टेस्ट एक बार फिर से देख लें, Cn + 1/Cn, मतलब कि पहले आपने n की जगह n + 1 को पुट करना है, फिर आपने उसको डिवाइड करवाना है Cn से, मतलब ये आपके पास टेस्ट है 1/n + 1 का फैक्टोरियल। देखें आप इसको आप फाइंड आउट करने लगे हैं, Cn आपके पास है 1/n का फैक्टोरियल, यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे 1/n + 1 का फैक्टोरियल, नीचे क्या पुट करेंगे 1/n का फैक्टोरियल। अब यही मैंने यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे देखें ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, जब भी इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ये वाली n फैक्टोरियल ऊपर चली जाएगी, सिंपल मैथ का रूल है। यहाँ से देखें ये है 1/n + 1, 1/n + 1 का फैक्टोरियल, ये है n का फैक्टोरियल। यहाँ से आप देखें ये 1/n + 1 का फैक्टोरियल, ये भी आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा था कि इसको आप लोग लिख सकते हैं n + 1 × n का फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये वाला n का फैक्टोरियल, ये वाला जो यहाँ n का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट आपके पास क्या बचेगा 1/n + 1। यहाँ से आपने n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल से कैंसिल किया है, सिंपल। यहाँ पे सिंपल आपने पहले फर्स्ट फ्रैक्शन को लिखा, सेकंड फ्रैक्शन में डिवाइड का साइन का मल्टीप्लाई का साइन में चेंज किया, तो ये फ्रैक्शन अपोजिट मतलब उलट हो गया, इसका रेसिप्रोकल n फैक्टोरियल से कैंसिल किया, 1/n + 1 बचा, इन्फिनिटी को अप्लाई किया, इन्फिनिटी + 1 इन्फिनिटी, और 1/∞ किसके इक्वल होती है 0 के। अब ये आपके पास क्या आ गया 0, इसकी आंसर आया, इसका आंसर आया। लेकिन जब हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है तो 1/0 करेंगे, 1/0 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी इन्फिनिटी। तो आपके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की क्या वैल्यू है उस सीरीज़ के लिए, इन्फिनिटी। ईजी है, होप सो ये आप खुद से आप कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास नोटेशन फॉर फंक्शन f(z) वी नोट। अब देखो कोई भी आपका फंक्शन है उसके लिए आप के भी आप यूज़ कर सकते हैं, f(0z), ये f(z) के इक्वल होता है। अगर f(1z) है, 1 के लिए आपने जस्ट एक यहाँ पे प्राइम लगाना है, 2z है तो आपने 2 प्राइम लगाने हैं, f(0z) जस्ट f(z) के इक्वल होता है, ये आपने MCQ के लिए याद रखना है। f(1z) f'(z) के इक्वल होता है, f(2z) f'(z) के इक्वल होता है। नेक्स्ट आपके पास एक और थ्योरम है, सपोज दैट फंक्शन f(z) वी डू नॉट। अब यहाँ पे देखें आपको एक फंक्शन आपको गिवन है या सीरीज इसको क्या लें Cn z - c होल पावर n, इसके लिए द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब आपके पास f(z) क्या होंगे इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होंगी। ये इस कंडीशन पर z बिलोंग्स टू d रो अल्फा a और यहाँ फॉर r बिलोंग टू k, ये वाली ये 2 कंडीशन याद रखनी है। ये वाली सीरीज़ इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस रो ग्रेटर देन 0 कब होगा, जस्ट MCQs के लिए देखें इसको, रो इज़ ग्रेटर देन 0 इस सीरीज़ में कब होगा, जब आपके पास एक ये हो f(k)a/k का फैक्टोरियल हो, ये आपके MCQs में पूछ सकते हैं, या ये क्या हो इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल हो, z बिलोंग करता हो d रो a से। ये इनको जस्ट एक नज़र देख लें, आपके MCQs में आ जाए तो आपको फ़ौरन माइंड में ये आ जाएगा और आप अच्छे से इसको कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास है डेफिनेशन ऑफ लिमिट। डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्या होता है, लिमिट z अप्रोचेस टू z0 f(z) इज इक्वल टू l। अब यहाँ पे आपने कंटिन्यूस फंक्शन पढ़ा होगा 621 MTS 621 MTS 631 में कि f(x) माइनस f(x0), ये हम लोगों ने पढ़ा था, इसका हम लोग मोड लेते थे, ये लेस देन होता था एप्सिलॉन नॉट से। यही वाली चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी है, f(z) माइनस l ये लेस देन है एप्सिलॉन नॉट से, और z माइनस z0 ये लेस देन है s की पावर n से। तो इसको भी आप MCQs के लिए एक नज़र देख लें कि s इज ग्रेटर देन 0, ये एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेटर देन 0, ये किसके इक्वल होता है f(z) माइनस l, इसका मॉड z लेस देन एप्सिलॉन नॉट। जस्ट MCQs के लिए देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, वी नो रियल एक्सपोनेंशियल। आप ये देखें, याद रखिएगा, पक्का अपने माइंड में बिठा के जाइएगा कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो इक्वल होता है 1/n का फैक्टोरियल x की पावर n के। और इसके लिए अभी हम फाइंड आउट करके आए हैं कि ये कन्वर्जन कब होता है, डाइवर्जन यही वाला है, देखें 1/n का फैक्टोरियल। ये अभी हम डी एलम्बर्ट टेस्ट के थ्रू इसको प्रूफ करके आए हैं कि इसके लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जन इन्फिनिटी होता है और ये क्या होता है 0 होता है। ये एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है ये इक्वल होता है n अप्रोचेस 0 to ∞ 1/n का फैक्टोरियल
फैक्टोरियल एक्स की पावर एन। ठीक है, अब आपने इसकी ये दो प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। दो प्रॉपर्टीज में ये है कि आप अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। ये बहुत दफ़ा हम लोग कर चुके हैं कि हम लोग ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लेते थे तो ई की पावर एक्स ही आता था। अब नेक्स्ट आपके पास अगर एक आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पावर उसमें ऐड हो रही है x1 + x2, तो आप इसको लिख सकते हैं ई की पावर x1 डॉट ई की पावर x2। मतलब आप इन जो पावर्स हैं इनको सेपरेट करके राइट कर सकते हैं। ये MCQs, ये वाला MCQs, और ई की पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा प्लस आयोटा थीटा 100%। ये वाला भी आपका MCQs, 3 MCQs आपके जस्ट यहाँ से बन चुके हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने प्रूफ करना है कि ये जो अगर आप इसका डेरिवेटिव लें ई की पावर जेड का तो वो किसके इक्वल है, ई की पावर जेड के इक्वल ही आए। तो इसके लिए आपने सबसे पहले वही काम करना है जो हम पीछे कर चुके हैं, डी एलम्बर्ट टेस्ट को अप्लाई करना है। Cn आपके पास देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसके इक्वल होता है, 1/n का फैक्टोरियल zn। अभी हमने पीछे देखा और यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। पहले हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड आउट करेंगे, जो हम पीछे ये देखें ये कर चुके हैं। सेम यही वाले स्टेप्स अब अगेन यहाँ पे इस चीज़ को प्रूफ करने में भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वही उसी तरह आपने Cn + 1/Cn किया। अब मैं इन स्टेप्स को दोबारा नहीं रिपीट करूँगी। 1/n + 1 का फैक्टोरियल 1/n, यहाँ पे देखें n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, 1/n + 1 बचेगा जैसे हमने लास्ट अभी देखा। इन्फिनिटी + 1 इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/∞ 0 हो जाएगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जन की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगी। ये आपके पास टेस्ट को जब आपने अप्लाई किया तो ये किसके इक्वल आया, 0 के। अब देखिए जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अब यहाँ से आप सीरीज़ क्या है, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। जब भी आपके पास आंसर क्या आता है, 0 आता है, तो वो सीरीज़ क्या होती है, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होती है। नेक्स्ट अब आपने अपने उसके लिए ई की पावर जेड के लिए अप्लाई करना है। उसके लिए आप देखिए उसी फंक्शन को आप अगेन लिखें, n/n का फैक्टोरियल z n की पावर -1। यहाँ पे आप देखें कि ये क्या है, n है, और ये है n का फैक्टोरियल। n के फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, n-1 का फैक्टोरियल, n × n-1 का फैक्टोरियल। ये वाला n ये वाले n से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/n-1 का फैक्टोरियल, और ये वाले टर्म आप ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसको आप लोग इजीली लिख सकते हैं ई की पावर n-1। ठीक है, और इसको आप लोग लिख सकते हैं ई की पावर n, या ई की देखिए n है या ई की पावर z है, और यहाँ पे ई की पावर z-1। यहाँ पे अगर ये -1 n की पावर -1 है तो यहाँ पर क्या होगा, z की पावर -1 होगा। अगर यहाँ पर n का फैक्टोरियल है, zn है, तब आप क्या करेंगे, ई की पावर z करेंगे। ये z है, सॉरी। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, हमने इसका डेरिवेटिव लिया और हमने ई की पावर z इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, अगर वहाँ पे क्वेश्चन में MCQs में n की पावर -1 हो, देन आपने जिस पर टिक लगाना है वो भी n-1 वाला होना चाहिए। अगर यहाँ पे zn और यहाँ पे n का फैक्टोरियल है तो ये ई की पावर z के इक्वल होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले आपने ये वाला टेस्ट अप्लाई करना है, Cn 1/n वाला। फिर आपने बताना है कि ये क्या है, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। फिर आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए इसका ये वाले कुछ स्टेप्स करने हैं और इसको इसके इक्वल प्रूफ कर देना है। नेक्स्ट अब हम करने जा रहे हैं सेकंड प्रूफ, ex1 + x2 ex1.x2। अब यहाँ पे देखिए आपने बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ez1 + z2 ये इक्वल है e1 एंड z2 के। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, पहले z1 की जगह आप लोगों ने z लिखना है, और z2 की जगह आप लोगों ने ये एक टर्म इंट्रोड्यूस करवानी है जो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसके मैं प्रोनाउंस करूँगी s z। मतलब आपने क्या किया, आपने z1 की जगह z को लिखा और z2 की जगह s - z को लिखा। अब आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल का आपको पता है, पहले फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पे देखिए e की पावर z का डेरिवेटिव लेंगे, e की पावर z आएगा, और ये वाला फंक्शन साथ ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये साथ ऐसे आएगा, e की पावर z ऐसे आएगा। इसका डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे साथ माइनस आ गया, ये माइनस का बाई निकालेंगे तो सेम टर्म्स है तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। यहाँ पे आप सिंपली आप लिख सकते हैं कि g(z) क्या है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट अब आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसी को लेना है, आपने z की जगह, अब देखें हमने इस चीज़ को प्रूव करना है। ठीक है, तो आप z की जगह क्या लेंगे, z1, और आप s की जगह क्या पुट करेंगे, z1 + z2। यहाँ पे आप z की जगह z1, यहाँ पर भी z1 आ जाएगा, इसकी जगह पुट करें z1 + z2। कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपल वैल्यू पुट की ez1, और यहाँ पे ये दो कैंसिल हो जाएंगे, e की पावर z2। इसी चीज़ को हमने प्रूव करना था इन दोनों क्वेश्चंस में। ये दो क्वेश्चन जो भी हमने प्रूव किए, सबसे पहले आपने बताना है ये दोनों, इस चीज़ को प्रूव करना है कि दोनों क्या हों, आपके पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं। इसको आपने अप्लाई किया, ये वाला रूट टेस्ट अप्लाई करके आपने इसको प्रूव किया कि वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट है, देन आपने इसको प्रूव कर दिया। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने पहले प्रोडक्ट रूल लगाया तो कांस्टेंट आंसर आया, देन आपने थोड़ी सी चेंजिंग की, आपने z की जगह z1 को पुट किया और s की जगह पे z1 + z2 को पुट किया। सिंपल आपने वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने इस चीज़ को प्रूव कर लिया। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट आपके पास एक और थ्योरम है, e की पावर आयोटा थीटा। आपने इसको प्रूव करना है कि ये cos थीटा + आयोटा sin थीटा के इक्वल इसकी वैल्यू आनी चाहिए।
अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने n की जगह 2n लिखना है और ये देन आपने प्लस करके n की जगह को n को 2n+1 के साथ रिप्लेस करना है फर्स्ट स्टेप में। देन आप ये बहुत इजी है, नीचे से देखें n की जगह 2n पुट किया, n की जगह 2n, फिर प्लस का साइन लगाने के बाद n की जगह 2n+1 और n की जगह 2n+1 पुट कर लिया। यहाँ से सिंपल कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने, बस आयोटा को सेपरेट करना है थीटा से। जब ये यहाँ से सेपरेट करेंगे आयोटा की पावर 2n आएगी, जब यहाँ से सेपरेट करेंगे आयोटा की पावर क्या होगी 2n+1। अब 2n+1 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 1 को सेपरेट किया, आयोटा की पावर 2n को सेपरेट किया। और ऐसा हमने क्यों किया है, ताकि हम आयोटा स्क्वायर बना सकें। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम सबको पता है -1 होती है, तो यहाँ पे आप -1 लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की जगह, होल पावर ये वाला n साथ आएगा, थीटा की पावर 2n। यहाँ पर भी माइनस, ये देखो आयोटा, ये वाला जो आयोटा था इसको बाहर निकाला, ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 होल पावर n, और ये वाला बाकी सारी टर्म्स ऐसे ही आ गई। अब ये वाला क्या है कोस थीटा, ये वाला आयोटा, और ये वाली किसकी वैल्यू है साइन थीटा की। बहुत ईजी है, ये भी आपके आ सकता है सब्जेक्टिव में, इसको करना है। नेक्स्ट आपके पास 2-3 रिमार्क्स हैं, MCQ शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n, इसको आपने प्रूव करना है cos n थीटा आयोटा साइन थीटा। अब पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को लिखें। अब ये क्या है, e की पावर आयोटा थीटा, इसको अभी हम प्रूव करके आए हैं कि e की पावर आयोटा थीटा इक्वल होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं e की पावर आयोटा थीटा, ये होल पावर n ऐसी आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो पावर n है इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो हो जाएगा e की पावर आयोटा n थीटा। अब इसको आप इजीली लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ठीक है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, एक स्टेप में आप इसको प्रूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है z = x प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पे आपको पता है जब आप e की पावर लेके करेंगे e की पावर z, e की पावर x प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पे e की पावर x को आप सेपरेट कर लेंगे। आपको पता है आयोटा वैल्यू को आप कैसे लिख सकते हैं, आयोटा के साथ कोई भी एक वैल्यू हो, टर्म हो, तो आप उसको ऐसे लिखते हैं cos y प्लस आयोटा साइन y। मतलब फर्स्ट टर्म के साथ आपने पहले cos लगाना है, आयोटा लगाने के बाद साथ साइन लगाना है। e की पावर आयोटा y किसके इक्वल होगा, cos y प्लस आयोटा साइन y। e की पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के, मतलब उसी को हमने इस तरह लिखा है। तो यहाँ पे आपने e की पावर x को सेपरेट किया, e की पावर आयोटा y की जगह ये पुट किया, तो आपके पास ये आंसर आ गया। ये आपने याद रखना है कि z = x प्लस आयोटा y हो तो ये किसके इक्वल होता है, e की पावर x cos y प्लस आयोटा साइन y के। नेक्स्ट छोटा सा एक थ्योरम है, cos x प्लस 2n पाई इक्वल है cos x के। अब यहाँ पे देखें ये है e की पावर z, e की पावर z किसके इक्वल होता है, e की पावर x प्लस आयोटा y के। यहाँ पे आपने क्या लिखा, x प्लस आयोटा y लिखा, z की वैल्यू, वहाँ से आपने e की पावर x को सेपरेट निकाला, जो e की पावर आयोटा y था उसकी जगह आपने क्या लिखा, cos y प्लस आयोटा साइन y। मतलब e की पावर आयोटा y किसके इक्वल होगा, cos y प्लस आयोटा साइन y के। अब आपने क्या करना है, y के साथ ये जो ये है इसको आपने रिप्लेस कर देना 2ny पाई प्लस y, क्योंकि यहाँ पे आपने x, ये देखें ना क्वेश्चन में है x प्लस 2n पाई, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे yn प्लस 2n पाई, y प्लस 2n पाई। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, e की पावर x ऐसे ही आ जाएगा, और जब आपने इसको इसके साथ रिप्लेस करवा दिया तब आप यहाँ पे देखें लिख सकते हैं e की पावर आयोटा 2n पाई प्लस y। मतलब ये आपके थीटा की आपके पास अब ये वैल्यू है, तो आयोटा थीटा, थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे 2n पाई प्लस y, 2ny प्लस y। अब यहाँ से आप देखें e की पावर x, e की पावर आयोटा y को आप इसके साथ लिख लें, e की पावर x प्लस आयोटा y, और e की पावर आयोटा 2n पाई, इसको आप सेपरेट कर लें। यही वाला बस आपका प्रूफ था कि cos x प्लस 2n पाई ये इसके इक्वल होता है। छोटे से 2-3 स्टेप्स हैं, बहुत ईजी हैं। e की पावर x को सेपरेट किया, e की पावर आयोटा y को सेपरेट किया, इस पर फार्मूला लगाया, उसमें 2n पाई को ऐड किया, देन 2n पाई को ऐड करने के बाद फिर आपने उसी उसको क्लोज कर दिया इस फार्मूले में। अब e की पावर जो आयोटा y था उसको x प्लस आयोटा y कर दिया, ये वाला क्या होगा, e की पावर आयोटा 2n पाई। होप सो आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट अच्छा सा करके जाइएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कल तक आपका ये सिलेबस जो है इसका MTS 632 का ये कंप्लीट करवा दूँ। जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ इनको MCQs के लिए अच्छे से देखना है, इनको सब्जेक्टिव के लिए भी अच्छे से करना है, जो मैंने सब्जेक्टिव के लिए बताए हैं। तो इंशाल्लाह आपका 100% पेपर हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।